हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रेन एंड मार्टिन बुक 2 का जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे ये है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 4 में हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। हालांकि सेंटेंस के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आज के क्लास में हम जानेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी सेंटेंस के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये जो है ये आपका सेंटेंस का 3 स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्स की बात करूं, खास करके टीचिंग एग्जाम की बात करूं, तो टीचिंग एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं कि किसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, किसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, किसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मैं बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ना केवल मैं आपको इस वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा, इनके कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, बल्कि इसी वीडियो में मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी करा दूंगा प्रैक्टिस, ताकि बहुत आसानी से आप इसको अप्लाई करना सीख जाए। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को ज्यादा गवाए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस। देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट होते हैं और कभी कभी सेंटेंसेस बहुत लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेंटेंसेस को लॉन्गर सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, लॉन्गर सेंटेंसेस की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो शॉर्ट सेंटेंसेस को समझना बहुत आसान होता है, लॉन्गर सेंटेंसेस को समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन लॉन्गर सेंटेंसेस को भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे अगर आपके पास क्लॉज की जानकारी हो और अगर आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानकारी हो। तो क्लॉज तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस हम किसे कहते हैं? देखिए, सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखो, अगर आप क्लॉज वाले चैप्टर पढ़े हो तो मुझे बार बार आपको यह बताना नहीं पड़ेगा कि क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा मतलब है, सिंपल सेंटेंस का मतलब है कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट, यही बात यहां पर बोला गया है। बात समझ में आ रही है? और एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो ना, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। भाई, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया। देखो, फाइनाइट वर्ब हम वैसे वर्ब को कहते हैं जो कि सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, टेंस चेंज होने से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर से अफेक्टेड हो या टेंस से अफेक्टेड हो, वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर नहीं आपको पता चल रहा है फाइनाइट वर्ब क्या होता है तो मैं फिर से एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई इंजॉय रीडिंग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, देखो यहां पर सब्जेक्ट को हम चेंज करके देखते हैं, यहां पर सब्जेक्ट आई के जगह पे ही कर देते हैं। तो इंजॉय जो है, इंजॉय क्या हो गया? इंजॉयज हो गया। आई इंजॉयज रीडिंग, ही इंजॉयज रीडिंग। ठीक है, अच्छा, एक बार टेंस को भी चेंज करके देख लेते हैं, इसको पास्ट में कर देते हैं। जैसे हमने लिखा ही इंजॉयड रीडिंग। तो एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, देखो यहां पर 2 वर्ब, एक तो वर्ब है इंजॉय और एक वर्ब है रीडिंग। एक वर्ब है इंजॉय और एक वर्ब है रीडिंग। ठीक है, तो दोनों जगह पे तीनों सेंटेंस में ये 2-2 वर्ब है। लेकिन आप यहां पर एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, यानी सब्जेक्ट देखो अब सिंगुलर हो गया, ये सब्जेक्ट अब आई से ही हो गया,
तो ये जो इंजॉय है ना, इंजॉय अपने फॉर्म को चेंज कर लिया। जो यहाँ पर इंजॉय प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। देखो इंजॉय में एस लग गया। लेकिन जरा मुझे बताना, रीडिंग में कोई फर्क पड़ा क्या? सब्जेक्ट चेंज होने से, सब्जेक्ट चेंज होने से इंजॉय चेंज हो गया, इसका फॉर्म चेंज हो गया, प्लूरल से सिंगुलर हो गया। लेकिन रीडिंग पे कोई फर्क पड़ा क्या? रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो दोनों बात हम प्रेजेंट में कर रहे थे, इसी बात को हम पास्ट में कर रहे हैं। जब इसी बात को पास्ट में हमने चेंज कर दिया, टेंस इसका चेंज कर दिया, तो देखो इंजॉय इंजॉयड हो गया। लेकिन रीडिंग पे कोई फर्क पड़ा क्या? तो जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के चेंज होने से या टेंस के चेंज होने से वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के चेंज होने से, वर्ब के चेंज होने से अगर कोई वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर जो इंजॉय है ना, इंजॉय फाइनाइट वर्ब है, एफ वी का मतलब फाइनाइट वर्ब, और जो रीडिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, एन एफ वी, एन एफ वी। बात समझ में आ रही है? तो बार बार मुझे फाइनाइट वर्ब ना बताना पड़े क्या होता है, ठीक है? तो इस बात को बढ़िया से समझ जाओ। तो देखो सिंपल सेंटेंस हम किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर ओनली वन फाइनाइट वर्ब हो, ओनली वन फाइनाइट वर्ब हो, जिस सेंटेंस के अंदर केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वैसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर, मैं ग्रामर बेसिक से पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल पढ़िए। और गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, हाँ देखो बहुत सारे जो डाउट आपके होंगे ना, मल्टीपल डाउट होंगे, ये लाइव क्लास में मैं नहीं, दूसरे चैप्टर से मल्टीपल डाउट रहेंगे तो मैं आपके इस क्लास में नहीं बता पाऊंगा। कारण यह है ना कि फिर जो कुछ भी मैं पढ़ाना चाहता हूं हम उस टॉपिक से हट जाएंगे और फिर वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। डाउट सेशन के लिए मैं अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा या लाइव आऊंगा, ठीक है? आप लोग क्या करो ना, जिनके भी जो भी डाउट है किसी भी चैप्टर से हो, सारा डाउट आप टेलीग्राम पे पोस्ट करो। एक बार इकट्ठे कम से कम 50 डाउट हो जाएंगे तो मैं उस पर लाइव आकर के आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है? देखो, तो इसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है शी रन्स। अब देखो शी में देखो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। रन्स देखो क्या है? रन्स एक वर्ब है। कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, द कैट स्लिप्स, इसमें भी देखो द कैट क्या सब्जेक्ट है और स्लिप्स क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। ही रीड्स बुक्स, अब देखो ही सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। दे लाफ्ड, दे सब्जेक्ट है, लाफ्ड क्या है? ये आपका फाइनाइट वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो यहां पर जो राइजेज है ना फाइनाइट वर्ब है, सन क्या? द सन सब्जेक्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में? हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट है प्लस वन फाइनाइट वर्ब है। एक सब्जेक्ट है प्लस वन फाइनाइट वर्ब है। बात समझ में आ रहा है? तो जिसमें भी एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वैसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस या सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? इन एग्जांपल से क्लियर है? ओके। पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ देखो, अगर आप पीडीएफ इसका चाह रहे हो ना रेन एंड मार्टिन का, तो इसका पीडीएफ प्रोवाइड नहीं मैं करा पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं ये सारे स्लाइड से पीडीएफ नहीं है, और पीडीएफ दूसरे जैसे कोई प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करा रहा हूँ, या वर्ड मीनिंग का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसका पीडीएफ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो बाकी के जो पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और करते रहता हूँ। तो ये समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। तो देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू or more independent clauses that are joined together by coordinating conjunctions। अब देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस का मतलब क्या होता है? पहले भी मैं बुक 1 में बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि क्लाउज में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला बात मैं फिर से समझा देता हूं। पहले देखो, अभी देखो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, You will succeed
यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे, देखो सेंटेंस में यहां पर फुल स्टॉप लग रहा है, सेंटेंस हमारा यहां से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप यहां पर लग रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर ध्यान देना, इस सेंटेंस के अंदर आपको दो दो फाइनाइट वर्ब मिल जाएगा, दो दो सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो एक सब्जेक्ट ये है और इसका फाइनाइट वर्ब ये है। ठीक है, ये एक दूसरा सब्जेक्ट ये है और इसका फाइनाइट वर्ब ये है। तो इस सेंटेंस के अंदर दो दो सब्जेक्ट है और दो दो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसी सेंटेंस के अंदर आपको दो सेंटेंस मिलेगा और जो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। तो देखो इसी सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस मिलेगा, तो जो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। क्लाउज में या तो दोनों डिपेंडेंट या तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और नहीं तो एक उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या सर, ये समझाइए हमको। तो ध्यान देना, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, अगर आप इसको पढ़ोगे यू विल सक्सीड, तो पता चलेगा ना कि आप इसको क्लाउज के बाहर भी निकाल करके बोलोगे तो भी इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होगा। यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे, ये अपना मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता है। ये वाला जो सेंटेंस है यू विल सक्सीड, ये अपना मीनिंग देने के लिए इसको अकेले भी रखोगे, यू विल सक्सीड को इस क्लाउज से हटा करके अकेले भी रखोगे ना, तो इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले रह सकता है और अकेले भी मीनिंग देने के लिए काफी है। इस वाले सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड होने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी सेंटेंस, किसी बड़े सेंटेंस के अंदर जो भी सेंटेंस, जो भी क्लाउज होगा ना, अगर वो अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ये जो देख रहे हो ना यू विल सक्सीड, ये है इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं। ध्यान से समझना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक अकेले एक सेंटेंस के रूप में भी खड़ा हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन ये वाले सेंटेंस को अगर पढ़ोगे ना, इफ यू वर्क हार्ड, अगर ये वाले सेंटेंस को पढ़ोगे इफ यू वर्क हार्ड, तो आपको पता चलेगा ना कि अकेले ये मीनिंग देने, अकेले ये सेंटेंस मीनिंग नहीं दे सकता है। ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए हमेशा ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो आप इस वाले सेंटेंस को साथ में भी रख सकते हो, अलग से भी रखोगे तो भी इसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग होगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस को इफ यू वर्क हार्ड, इसको अगर आप मेन क्लाउज से साइड हटा दोगे ना तो इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। ये हमेशा अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे यानी कि मेन क्लाउज पे डिपेंड इसको होना पड़ेगा। तो ये वाले क्लाउज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लाउज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप समझ चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं, यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन में, कि कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट, यानी कंपाउंड सेंटेंस में कोई भी, ध्यान से सुनना, कंपाउंड सेंटेंस में कहीं से भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लॉज होंगे ना वो इंडिपेंडेंट होंगे, अब एक बात मैं बताऊं, जब भी एक से ज्यादा क्लॉज जुड़ा हुआ रहेगा ना तो कहीं ना कहीं वो किसी कंजंक्शन से जुड़ेगा। तो कोई भी क्लॉज अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है तो इसका मतलब है कि दोनों ही क्लॉज क्या है, दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको किसी पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखो मैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ करके बताता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मैं एक जोड़ करके बताता हूं। जैसे यही वाले सेंटेंस को देख लो, ध्यान देना, शी लव्स एप्पल्स एंड ही लव्स ऑरेंजेस। अब यहां पर भी दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस तो है शी लव्स एप्पल्स और दूसरा सेंटेंस है ही लव्स ग्रेप्स। अब इसमें भी दो क्लॉज है, एक तो क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज इसमें ये हो गया।
इसमें भी दो क्लॉज है। अब मुझे जरा ये बताना, इसके इस सेंटेंस के अंदर जो दो क्लॉज है, क्या ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो, शी लव्स एप्पल्स जो है, इसको आप अकेले भी लिखोगे तो भी इसका अपना कंप्लीट मीनिंग मिलेगा, और ही लव्स ऑरेंजेस अगर बोलोगे तो भी इसका कंप्लीट मीनिंग इसका निकलेगा। हालांकि ये दोनों सेंटेंस जो है ना, ये जुड़ा हुआ एंड से, और एंड क्या है? एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। और ये दोनों सेंटेंस, ना तो ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड करता है। ये दोनों ही सेंटेंस, ये दोनों ही क्लॉज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर जब एक से ज्यादा इनडिपेंडेंट क्लॉज हो, मतलब उसमें कहीं से भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज ना हो, तो उसी सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो दोनों सेंटेंस आप देख रहे हो, एक तो सेंटेंस है शी लव्स ऑरेंजेस बट ही हेट्स ऑरेंजेस, और एक है ही लव्स एप्पल्स एंड शी लव्स एप्पल्स एंड ही लव्स ग्रेप्स। ये दोनों सेंटेंस जो है ना, ये दोनों सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है? कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू, कम से कम दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो या दो से ज्यादा इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, दैट आर ज्वाइंट टुगेदर, जो दोनों क्लॉज को जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैं अभी बताऊंगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखो, इन दोनों ही सेंटेंस को आप देख लो, तो जब आप देखोगे ना, तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक तो है शी लव्स ऑरेंजेस और दूसरा है ही हेट्स ऑरेंजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जुड़ा हुआ किससे? बट से जुड़ा हुआ है। और बट क्या है? बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी लव्स एप्पल्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ही लव्स ग्रेप्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये दोनों जुड़ा हुआ किससे? एंड से जुड़ा हुआ है। एंड क्या है? एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो, तो एक ही चीज को मुझे कई बार बोलना पड़ रहा है समझाने के लिए, ताकि चीजों को आप बहुत आसानी से समझ जाए। अब हम बात करते हैं सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। हालांकि बुक 1 में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। मैं फिर से इस वीडियो में भी बता देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, है ना। तो देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिन चुन करके 7 है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आप बस इस ट्रिक को अपनाओ। इसके लिए आप क्या करो, फैन बॉयज एक वर्ड है, रट लेना, फैन बॉयज, फैन बॉयज, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज में देखो, एफ का मतलब हो गया फॉर, ए का मतलब हो गया एंड, एन का मतलब हो गया नॉर, बी का मतलब हो गया बट, ओ का मतलब हो गया और, वाई का मतलब हो गया येट, और एस का मतलब हो गया सो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसके लिए बस आपको एक वर्ड याद रखना, फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। तो ये सारे क्या है, ये जो लिस्ट में आप देख रहे हैं ना, ये सारे कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? तो ये सारा जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कैसा कंजंक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, येट से जुड़ा हो, सो से जुड़ा हो, तो समझ जाना कि ये जो सेंटेंस है ना, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, ओके, चलिए सर सेंटेंस की हिंदी भी बताइए। अच्छा, तो आप ट्रांसलेशन बताने बोल रहे हैं मुझे, सेंटेंस का हिंदी बता दे। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। भाई अब इतना हिंदी कर करके पढ़ाना तो है, तब तो लगता है कि फिर आपको ABCD से सिखाना पड़ेगा, है ना। देखो, तो अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस तो हो गया। देखो, मैं यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक लिस्ट आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
वही चीज है जो मैंने अभी बताया फैन बॉयज। तो एफ देखो, एफ का मतलब फॉर हो गया, ए का मतलब एंड, फिर नोर है, बट है, और है, येट है, सो है। अब यहां पर देखो एग्जाम्पल के साथ सभी जुड़ा हुआ है ना। तो फॉर क्या करता है, रीजन या पर्पस बताता है। एंड क्या करता है, दो इक्वल चीज को जोड़ता है। अच्छा, नॉर क्या करता है, ये अल्टरनेटिव बताता है, अल्टरनेटिव बताता है, अल्टरनेटिव का मतलब चॉइस होता है, ठीक है, और वो भी कैसा चॉइस, नेगेटिव चॉइस बताता है। उसके बाद देखो बट है, बट क्या करता है, ये कॉन्ट्रास्ट या एक्सेप्शन बताता है, ठीक है। उसके बाद और है, और क्या करता है, ये भी अल्टरनेटिव बताता है, मतलब चॉइस बताता है, ठीक है, पॉजिटिव चॉइस बताता है। उसके बाद देखो क्या, येट, येट जो है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रास्ट बताता है। उसके बाद सो है, सो क्या करता है, ये किसी चीज का कंसिक्वेंस या कंक्लूजन बताता है, ठीक है। तो इतना नहीं आपको ध्यान देना, बस आप केवल फैन बॉयज याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक से ज्यादा ही क्लाउज होगा, एक क्लाउज नहीं होगा, एक से ज्यादा क्लाउज होगा। तो देखिए, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा ना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कितना होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, बट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए कॉम्प्लेक्स के लिए। इट इज ऑफन लिंक्ड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब दो क्लॉजेस जुड़े हुए रहेंगे तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़े रहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी मैं अभी आपको लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा मतलब है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़ा हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये किसका एग्जांपल है? कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज हो इंडिपेंडेंट, एक क्लॉज हो इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्लॉज हो, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो, और ये जुड़ा हुआ किससे रहे? ये जुड़ा हुआ रहे किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये जो है ना, देखो, इंडिपेंडेंट और इसमें डिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो, जब मैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल रहा हूं तो इसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही क्लॉज होंगे, तीन क्लॉज भी हो सकते हैं, चार क्लॉज भी हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉज रहे, लेकिन सारा के सारा क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और उसके बाद जितना भी क्लॉज हो वो सारा क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का खासियत ये होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो क्लॉजेस आपस में जुड़ते हैं, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? ये किससे जुड़ते हैं? इट इज ऑफन लिंक्ड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपको हमेशा या तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता हुआ मिलेगा या तो रिलेटिव प्रोनाउन से आपको जुड़ता हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसमें कम से कम देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ही है और कम से कम एक डिपेंडेंट तो होना ही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है? आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। मैंने उसकी मदद करा क्योंकि वो मेरा दोस्त था, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक क्लॉज तो ये है आई हेल्प्ड हिम, और दूसरा यहां पर क्या है? ही वॉज माई फ्रेंड। अब देखो, ये दोनों क्लॉज किससे जुड़ा हुआ है? ये दोनों क्लॉज जुड़ा हुआ है बिकॉज से,
और बिकॉज एक कैसा कंजंक्शन है, बिकॉज जो है ना ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग बिकॉज जो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो जिसमें आई हेल्प्ड हिम, ये हमारा कैसा क्लॉज है? आई हेल्प्ड हिम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो अगला एग्जांपल क्या है, आई हेल्प्ड द मैन हु वॉज इंजर्ड, मैंने उस आदमी का हेल्प किया जो कि इंजर्ड था। अब एक सेंटेंस है आई हेल्प्ड द मैन और दूसरा सेंटेंस है द मैन वॉज इंजर्ड। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा कौन? ये दोनों सेंटेंस को हु जोड़ा। अब हु क्या है? हु अपने आप में क्या है? तो हु अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु अपने आप में क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, ये हमेशा या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपस में जुड़ेगा या तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा, जिसमें एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा क्लॉज आपका डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मात्र 7 होते हैं, इसके लिए आपको फैन बॉयज पढ़ना है, तुरंत याद हो जाएगा। इसके अलावा जो कंजंक्शंस आएंगे ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। देखो ये सारा जो है ना, ये सारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अगर दो क्लॉजेज, दो या दो से अधिक अगर क्लॉजेज अगर इन सारे कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड रिलेटिव प्रोनाउन अगर इनसे जुड़े हुए हैं, देखो क्या क्या है, आफ्टर है, ऑल्दो है, एज इफ है, एज लॉन्ग एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, सो दैट, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेरेवर, व्हाइल। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ गया? हु आ गया, हुम, व्हाट, हुज, विच, दैट। तो अगर दो क्लॉजेस इनसे जुड़ा हुआ रहे तो समझ लेना कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। वो सेंटेंस किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो यहां पर, अब यहां पर चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये सेंटेंस है आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? चलिए फटाफट बताइए। अगर आप लोग समझ चुके हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो फटाफट बताइए। ये जो सेंटेंस है आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ये कैसा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? चलिए फटाफट बताइए। तो देखो मैंने क्या बताया था, इसके लिए ट्रिक देखो क्या है, सिंपल से ट्रिक देखो क्या है, ध्यान देना। अगर एक सब्जेक्ट हो, अगर एक ही सब्जेक्ट हो प्लस एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है सिंपल का, ये एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, अच्छा अगर दो इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हो? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो। दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, तो समझ लेना कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ठीक है, अगर दो क्लॉज या दो से ज्यादा क्लॉज जुड़ा हो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो,
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और ये जुड़ा हुआ किससे रहे, सब ऑर्डिनेटिंग से, ये जुड़ा हुआ रहे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ये जुड़ा हुआ रहे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ रहे, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ रहे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा रहे, जिसमें से एक क्या हो, इंडिपेंडेंट हो और दूसरा क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल होगा। ये किस तरह का सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो देखो इसका मैंने एक समरी आपको बता दिया। कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये सिंपल का एग्जाम्पल है। कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जिसके अंदर जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, और जुड़ा हुआ किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब फैन बॉयज। ठीक है, तो समझ लेना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। जब दो क्लॉजेस या दो से अधिक क्लॉजेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा जो क्लॉज हो वो डिपेंडेंट हो, जुड़ा हुआ किससे रहे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से, तो समझ लेना कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो ये इसका हो गया समरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो सेंटेंस है ना, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसमें एक ही सब्जेक्ट है और इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। एंजॉय जो है ना फाइनाइट वर्ब है, रीडिंग फाइनाइट वर्ब नहीं है, रीडिंग कभी चेंज नहीं होगा, ये एंजॉय चेंज हो सकता है। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सिंपल। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। ही रैन फास्ट येट ही कुडंट कैच द बस। अब देखो यहां पर भी एक सेंटेंस है, ही रैन फास्ट येट ही कुडंट कैच द बस। अब देखो इसमें क्या आपको एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब दिख रहा है, नहीं, इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी है और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब भी है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है तो उसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा क्लॉज है, यानी कि इसमें दो क्लॉज है। एक तो क्लॉज इसमें क्या है, ही रेन फास्ट, पहला क्लॉज ये है, और दूसरा क्लॉज ये है, ही कुडंट कैच द बस, दूसरा क्लॉज ये है। और ये दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये दोनों को येट जोड़ रहा है। और येट क्या है, येट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। येट जो है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, येट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अगर दो क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है तो इसका मतलब है कि दोनों क्लॉजेस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कंपाउंड सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहां पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। देखो, द फ्लावर्स ब्लूम्ड व्हेन द सन केम आउट। अब यहां पर भी दो क्लॉज है, एक तो क्लॉज है द फ्लावर्स ब्लूम्ड और दूसरा क्लॉज क्या है, द सन केम आउट। दो क्लॉज है। अब ये दोनों क्लॉज को जोड़ कौन रहा है, ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है व्हेन। तो व्हेन कैसा कंजंक्शन है, व्हेन एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब दो क्लॉजेस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो तो इसका मतलब है कि उसमें से एक क्लॉज डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। तो एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो तो ऐसे सेंटेंस किसका एग्जांपल होता है, ऐसे सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसका जो है ना, इसका आंसर आप लोग बताओगे फटाफट। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं ना फटाफट बताओ
कि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कैसा सेंटेंस है। चलो बताओ, फटाफट बताओ। चलिए आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी बताइएगा, है ना। जल्दी बताइएगा, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखो जितने भी टीचिंग एग्जाम है ना, अभी हाल में बीपीएससी का जो टीचिंग एग्जाम हुआ था, है ना, टीचर लोगों की जो वैकेंसीज आई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आया था उसमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, टीजीटी, पीजीटी, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं टीचर वाले में, अगर आप वहाँ पर जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और इतना सिंपल तरीके से शायद आपको बुक में भी नहीं समझाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको तोड़ करके समझाया चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से समझ लिए तो समझ लिए, नहीं तो कहीं से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। देखो, एक मन ही मन में कहना कि हम समझ गए वो अलग चीज़ है, सही मायने में समझना तब होगा जब आप क्वेश्चंस लगाओगे और आपके क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका सही हो जाए ना, तो समझ जाना कि आप वास्तव में सही चीज समझे हैं। केवल क्लास में समझ लेने से समझना नहीं होता है, ठीक है। केवल क्लास में समझ लेने से समझना नहीं होता है, बुक को पढ़ लेने से समझ नहीं होता है। असली में समझना तब होता है जब उससे आपके अंदर कोई बदलाव आए। आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हो जा रहे हैं, तभी समझिएगा कि आप ठीक ढंग से समझे हैं, ठीक है। ओके, सिंपल सेंटेंस है ना। ओके, थैंक यू। हाँ देखिए, मेरा मेन मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपको फायदा हो, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपका टाइम उसमें वेस्ट ना हो, आपको फायदा हो उससे। अल्टीमेटली फायदा हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर बस आप ही का वीडियोस देख करके गए थे, मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरा सो एंड सो एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। और मैं उसके स्क्रीनशॉट वगैरह टेलीग्राम पे डालते रहता हूँ कि कौन कौन से लोग हमारे वीडियोस को देख देख के क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो कम से कम आप लोग को भी अगर कहीं ना कहीं कोई एग्जाम अगर आपको फायदा हो मेरे वीडियोस को देखने से, तो हमें जरूर बताइए। कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं जानूं कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिंपल सेंटेंस। इसमें देखो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, सेट्स, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। चलो इसको बताओ, ये क्या है? The boy swam across the lake and then he climbed a tree. चलिए बताइएगा, ये एक लंबा सेंटेंस है। The boy swam across the lake and then climbed a tree. तो बताइएगा ये कैसा सेंटेंस का एग्जांपल है? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल? फटाफट बताइए, कैसा सेंटेंस है ये? चलिए बताइए, ये कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। बहुत आसान सा ट्रिक है, देखो इसमें एंड लगा हुआ है ना, इसमें एंड लगा हुआ, एंड कैसा कंजंक्शन है? एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर क्लाउजेस जुड़ा हो तो समझ जाना कि ये किसका संकेत है? ये कंपाउंड सेंटेंस का संकेत है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए, देखो, शी वेंट टू द स्टोर, बॉट सम ग्रोसरीज एंड देन वेंट होम। बताइएगा कैसा सेंटेंस है? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? चलिए फटाफट बताइए। एमबीए प्रिपरेशन में आपको हेल्प हुआ ना, ठीक है। देखो आपके कोई भी चैप्टर से अगर डाउट रहे, कोई क्वेश्चंस वगैरह आप बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना रहे हैं, और आपके डाउट है, जेन्युइन डाउट है, तो आप उन डाउट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप पोस्ट करिए।
मैं डाउट को लेकर के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस आपके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। यानी आपके डाउट का जो क्वेश्चंस है ना, मैं उस पर एक अलग से लाइव आऊंगा। लेकिन हाँ, 2-4 क्वेश्चन लेकर के मैं लाइव नहीं आने वाला हूँ। कम से कम मुझे, कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस चाहिए, मैक्सिमम 50 भी दे सकते हो आप। देखो यहां पर भी देखो एंड लगा हुआ है। अब दो क्लॉज हो या दो से ज्यादा क्लॉज हो, अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो मतलब वो कंपाउंड है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला बता दो। आफ्टर द मूवी एंडेड दे वेंट आउट फॉर डिनर। बताइएगा ये कैसा सेंटेंस है। आफ्टर द मूवी एंडेड दे वेंट आउट फॉर डिनर, ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? चलिए फटाफट बताइए, ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, कैसा सेंटेंस है? देखो अब इन दोनों क्लॉज को जोड़ कौन रहा है? इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है आफ्टर। और आफ्टर कैसा कंजंक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग। आफ्टर एक को आफ्टर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मैंने कंप्लीट लिस्ट आपको दिखाया था, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिखाया था। अभी देखो, देखो यहां पर आफ्टर है ना, लिस्ट में देखो आफ्टर भी है ना। तो ये सारा जो कंजंक्शन है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। ये सारा रिलेटिव प्रोनाउन हो तो समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 था ना। क्वेश्चन नंबर 7 था। देखो यहां पर आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर लगा हुआ है। तो आफ्टर से अगर दो क्लॉज जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें से ये जो है ना, दे वेंट आउट फॉर डिनर, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो कंजंक्शन के साथ जो शुरू होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका मतलब है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ आफ्टर से। आफ्टर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये कैसा एग्जांपल है? ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। बुक 2 एक्सरसाइज नंबर 7, मिस्टेक हो रही है वो करवा दे। नहीं समझे आपके बात को हम, ठीक है। देखो ये बताइएगा, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क। बताइएगा ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? बताइएगा फटाफट। टोटल हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन और है। चलिए फटाफट बताइए, आप लोग टाइम बहुत ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है। हम्म। देखिए ऑल्दो से जुड़ा हुआ है और ऑल्दो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगेन ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, सही बात है। चलिए अब आप लोगों के आंसर भी बहुत सही आ रहे हैं, मुझे खुशी हो रहा है कि आप सही आंसर कर पा रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द वेदर वॉज बैड सो वी स्टेड इंडोर्स। तो बताइए कि कैसा सेंटेंस है? द वेदर वॉज बैड सो वी स्टेड इंडोर्स, कंपाउंड, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? बताइएगा कैसा सेंटेंस है? चलिए बताइए कैसा सेंटेंस है? देखो ये दोनों क्लॉज जो है ना, ये सो से जुड़ा हुआ है। सो कैसा क्लॉज है? सो कैसा कंजंक्शन है? तो ये सीसी है। सीसी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कंपाउंड है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यू कैन हैव टी और यू कैन ऑप्ट फॉर कॉफी, ठीक है। या तो आप चाय ले लो भाई, या तो कॉफी के लिए आप जा सकते हो। यू कैन हैव टी और यू कैन ऑप्ट फॉर कॉफी। तो बताइएगा कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कैसा सेंटेंस है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा। हम्म, ठीक है। चलिए
तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर कर रहे हैं सी, कंपाउंड। अच्छा रीजन भी बता दो फटाफट, रीजन भी बता दो। आप इसका आंसर बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का बोल रहे हैं सर ये कंपाउंड होगा, क्यों कंपाउंड होगा बताइएगा। थोड़ा सा हम भी तो जाने कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्यों होगा ये कंपाउंड, क्यों होगा, चलिए फटाफट बताइएगा। अगर आप रीजन भी बता दोगे ना तो मुझे लगेगा हाँ जो कुछ भी मैं समझाया आप सही चीज को समझ पाया, सही चीज को पकड़ पा रहे हैं आप। ठीक है, कंपाउंड है ना, क्यों कंपाउंड है बताइएगा, क्यों कंपाउंड है, कंपाउंड होने का रीजन क्या, क्यों कंपाउंड है। हाँ ठीक है, कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये और से जुड़ा हुआ है, और क्या है, और सीसी है। सीसी का मतलब क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉजेस जुड़ने वाले जो सेंटेंस होते हैं ना ये कंपाउंड होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिल्कुल सही चीज है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी बात सही है, और लगा हुआ है। चलिए ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये कमेंट में बताओगे, इसका आंसर आप चैट में नहीं कमेंट में बताओगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ना, He took a deep breath before jumping into the pool, ये इसका आंसर आप कमेंट करके करोगे। आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हो आप लोग, ये सबसे बड़ा गलती करते हो आप लोग। चैट में बहुत आप लोग चैटिंग करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो वीडियो में, वीडियो में कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो ही टूक अ डीप ब्रेथ बिफोर जंपिंग इनटू द पूल। अब ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हो गया है खत्म। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन जब तक मैं एग्जाम्पल ना दूं, जब तक मैं क्वेश्चन आप लोगों को ना कराऊं तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने दोनों चीज आपको करवाया, आपको कंसेप्ट भी बताया और क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, चलिए ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ना। और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी कैसा लगा आपको आज का क्लास बताइएगा, अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही करके हम लोग बुक 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा बाबू। अचानक से आप बोलोगे कि 2-3 दिन में या 1 महीने में मेरे एग्जाम है आप कंप्लीट करा दो, ऐसा नहीं होता है, टाइम देना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, एक बार जब वीडियो बन जाए तो यूट्यूब पे ही रहेगा, यूट्यूब से मैं इसको हटाऊंगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए लाइक वाइक कर दीजिए, कर दिया कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।